Good morning, everyone. My name is Nikul Waja, and you're watching our YouTube channel Easy Learning. So, in this video, we will begin with the topic explanation of system of accounting. ठीक है, अकाउंटिंग के कितने सिस्टम है और अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, ये उसके बारे में है. सबसे पहला डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके, डबल एंट्री किसके लिए होती है, सिंगल एंट्री किसके लिए होती है, दोनों में से बेहतर कौन है, विच इज द मोर इफेक्टिव एंड मोर यूजफुल, वो भी हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. हमने कुछ 10-11 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसमें से एक प्रिंसिपल का नाम था डुअलिटी, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, जिसमें यह कहा गया था कि जब भी हम जनरल एंट्री या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तब हम दो इफेक्ट देते हैं, एक ही साथ में दो इफेक्ट. एक आइटम डेबिट होगी तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड आइटम क्रेडिट की जाएगी. ओके, तो ये है डबल एंट्री सिस्टम. एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ऑफ अ इक्वल अमाउंट. जैसे कि मैंने 1000 रुपए का सामान खरीदा है अपने बिजनेस के लिए, तो वो परचेज हुआ, तो परचेज को तो डेबिट मिलेगा और हमारे अकाउंट में से कैश गया तो कैश को क्रेडिट मिलेगा, और दोनों को इक्वल अमाउंट से रिकॉर्ड करना पड़ेगा. परचेज हमने 1000 का किया है तो हमने 1000 रुपए भी पे ही किए होंगे, तो ये हो गया इक्वल अमाउंट. एक को क्रेडिट मिला, एक को डेबिट मिला. दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन. सही तो बात है, ये दोनों पहलू को रिकॉर्ड करता है. जैसे कि मैंने परचेज का एग्जांपल दिया, अगर हमने परचेज किया है तो हमारी जो परचेज बुक होगी वहां पे भी एक एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, और जो हमारी कैश बुक है वहां पे भी एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा. मतलब ट्रांजैक्शन हुआ एक है लेकिन इफेक्ट दो साइड गया. एक परचेस बुक में हमने रिकॉर्डिंग किया और दूसरा कैश बुक में रिकॉर्डिंग किया. क्यों? क्योंकि एक को डेबिट मिला है और एक को क्रेडिट मिला है, और यही सिस्टम अप्लाई करने की वजह से हमारे अकाउंट्स मैच हो जाते हैं, टैली हो जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका. अब बात करते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम. अंडर दिस सिस्टम बोथ एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन. ठीक है, कोई बहुत छोटा प्रोप्राइटर है, ठीक है, जो अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक बुक में या फिर डायरी में लिखता है कि हाँ आज मैंने इसको इतना पैसा दिया, आज मैं मुझे इससे इतना पैसा लिया, आज इतना सेल्स हुआ, आज इतना परचेस किया, आज इसको उधारी पे इतना सामान बेचा, आज हमने इतना कोई भी मिसलेनियस खर्चा किया. तो ये सिर्फ सिंगल एंट्री सिस्टम है जहां पे किसी एक आइटम को इंपॉर्टेंस दिया जाता है. ठीक है, दोनों एस्पेक्ट नहीं देखे जाते. आइदर ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और बोथ द एस्पेक्ट आर नॉट रिकॉर्डेड फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन. ठीक है, सही, मैंने वही तो कहा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो किसी वन एस्पेक्ट को रिकॉर्ड किया जाता है. जैसे कि मैंने खर्चा किया, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं तो रेंट पे किया, तो हम क्या लिखेंगे, भाई मैंने आज रेंट पे किया, कितने का, 1000 रुपए का रेंट पे किया, तो सिर्फ हम उतना ही लिखेंगे. उसको हम एक्सपेंस दिखाई नहीं पाएंगे, रेंट को डेबिट मिलेगा देन कैश को क्रेडिट मिलेगा, ऐसा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिख देते हैं वन लाइन में. तो ये है सिंगल एंट्री सिस्टम. ओके, अभी एक्चुअल सिनेरियो देखा जाए तो हर जगह पे डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. अभी डबल एंट्री सिस्टम को यूज करने की क्या क्या वजह हो सकती है, व्हाट आर द रीजंस टू यूज डबल एंट्री सिस्टम ओके इन बिजनेस. तो 5 एडवांटेजेस है. सबसे पहला साइंटिफिक सिस्टम. हमने पढ़ा अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ साइंटिफिक वे वेयर ऑल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. हमने ये फर्स्ट या सेकंड वीडियो में पढ़ लिया था, तो वही है सबसे पहला एडवांटेज. एज कंपेयर टू द अदर सिस्टम, दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इज मोर साइंटिफिक एंड यूजफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है,
साइंटिफिक वे मतलब ऑटोमेटिक टैली हो जाते हैं क्योंकि हम डुअल एक्सपेक्ट यूज करते हैं। ओके, सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, डे बाय डे जो भी ट्रांजेक्शन है उस हिसाब से हम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स बैलेंस भी हो जाते हैं और हमें जिस तरह से हमें आउटपुट चाहिए, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो भी हमें दे देता है। तो ये साइंटिफिक सिस्टम। सेकेंड पॉइंट, अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, अ कंप्लीट रिकॉर्ड, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी सब्सिडरी बुक्स होती है, जनरल बुक्स होती है, लेजर्स होते हैं, तो हर एक लेजर, हर एक सब्सिडरी बुक मैच हो जाती है। सिंस बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर कंसिडर्ड, देयर इज अ कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। यूजिंग दिस रिकॉर्ड वी आर एबल टू कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस इजीली। अगर हम सिंगल एंट्री यूज करें तो हमने एक ही डायरी में बहुत सारे ट्रांजेक्शन लिखे होते हैं जस्ट वन लाइन में, फिर उसको हम एट द एंड ऑफ द ईयर बैठ के कैलकुलेट करना पड़ता है। तो उसमें बहुत झंझट है, बहुत मगजमारी है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे क्रिएट हो जाती है। तो हमें ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई एक दो एंट्री मिस हो भी सकती है, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम है वो तो मैंने पहले ही बोला कि वो डुअल एस्पेक्ट यूज करता है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल यूज करता है, ताकि किसी एक को डेबिट मिलेगा, किसी एक को क्रेडिट मिलेगा। तो दोनों एस्पेक्ट को यूज करके वो इजीली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड होगा, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस मिल सके, हम बिजनेस की पोजीशन बता सके कि क्या है क्या नहीं है। थर्ड पॉइंट, चेक्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। सही तो है, कैसे? देखो, मैंने एक एंट्री बोला था परचेज का, मैंने कुछ परचेज किया और कैश पे किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज को डेबिट मिला, कैश को क्रेडिट मिला, और दोनों ही आइटम को मैंने 1000 रुपीज से रिकॉर्ड किया है। तो मतलब डेबिट भी मैच हो गया, क्रेडिट भी मैच हो गया। तो ये अरिथमेटिक एक्यूरेसी बताता है। अंडर दिस सिस्टम, बाय प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, वी आर एबल टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। अब जनरल एंट्री, आप जब जनरल फॉर्म करोगे तो उससे भी आप एक्यूरेसी देख सकते हो, और जब आप ट्रायल बैलेंस भी बनाओगे तो आप उससे भी एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड डिपिक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, क्या कहा है? कहा यह है कि डबल एंट्री सिस्टम यूज करने की वजह से वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज अवर लॉस और व्हाट इज अवर प्रॉफिट एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ कंपनी और फर्म और बिजनेस on any period of time. Under this system, by preparing profit and loss account, we get to know about the profit earned or loss incurred, and by preparing the balance sheet, financial position of business can be ascertained, that is position of assets and liabilities depicted. मतलब हमारे पास कौन से एसेट्स है, उसकी क्या वैल्यू है और उसकी क्या पोजीशन है, हमारे पास कितना फंड है, हमारे पास बिजनेस की कितनी लायबिलिटी है, वो कोई भी पीरियड में या फिर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें जानना हो तो हमें बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना पड़ता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों? ताकि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, उससे पता चल सके। और बैलेंस शीट क्यों? ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चल सके। तो ये सब इजीली मेंटेन हो सके, तो उसकी वजह से हमें डबल एंट्री सिस्टम यूज करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। मान लो आपने सिंगल एंट्री सिस्टम यूज करके अकाउंटिंग कर रहे हो, बहुत मुश्किल हो जाता है, डिसीजन ले ही नहीं पाते। क्यों? मान लो कि आप अपना बिजनेस हर 2 महीने में इवेल्युएट करते हो, ठीक है, तो आपने अगर सिंगल एंट्री सिस्टम यूज किया होगा तो वो 2 महीने में आपको एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ आपको सारे सिंगल एंट्री एनालाइज करने पड़ेंगे, रिकॉर्ड करके उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत मगजमारी है, ठीक है, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम आपने यूज किया होगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, आपका
बिजनेस पोजीशन क्या है और किस तरह से आपका ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, उन सबको एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से डिसीजन नहीं लेने हैं। वेदर बिजनेस नीड ग्रोथ और बिजनेस नीड मेंटेनेंस, ये दो चीज आप देखोगे। लॉस हो रहा है तो आप अपनी कंपनी को कैसे भी करके या फिर अपने बिजनेस को कैसे भी करके रीगेन करने के लिए आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप उसको किस तरह से मेंटेन करोगे, आप उसके बारे में सोचोगे। और लास्ट में, और प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है आपका, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आप सोचोगे क्यों ना बिजनेस को ग्रो करे। ठीक है, तो आप उस हिसाब से डिसीजन लोगे। तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज मस्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन, ओके, और टू मेंटेन अकाउंटिंग सिस्टम फॉर योर बिजनेस। दिस इज द ग्राफिकल फॉर्मेट। ओके, अब बात करते हैं जनरल, कि भाई इतना कुछ हमने थ्योरेटिकल पढ़ लिया कि अकाउंटिंग ये होता है, अकाउंटिंग के टाइप इतने होते हैं, इतने सारे अकाउंट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बाद फंडामेंटल्स क्या है, कन्वेंशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, बहुत सारी चीजें हमने थ्योरेटिकल पढ़ ली। अब बात करते हैं कि एक्चुअली में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, फॉर्मेटिंग कैसा होगा, आउटलुक कैसा होगा, परफॉर्मा कैसा होगा। तो सबसे पहले जनरल हम बनाते, फिर जनरल को यूटिलाइज करके लेजर बनाते, लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते, देन एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ एडजस्टमेंट रह जाते तो उसको हम एडजस्ट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और एट द एंड बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो हम ये सभी के परफॉर्मा देखेंगे कि किस तरह से होते हैं। तो ये जनरल का परफॉर्मा है। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में या फिर जब भी एग्जाम दे रहे हो या कहीं पे भी आप रिकॉर्डिंग करो पढ़ोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले डेट का कॉलम आता है, उसके बाद पर्टिकुलर जहां पे आप डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखोगे। परचेस का एंट्री कैसे होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, ये जस्ट एग्जांपल है। देन एलएफ, व्हाट इज एलएफ, लेजर फोलियो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है जहां पे ट्रांजैक्शन लाखों करोड़ों में जाते हैं, तो लेजर अकाउंट में जनरल एंट्री का रेफरेंस देने के लिए ये लेजर फोलियो अकाउंट, ये लेजर फोलियो कॉलम यूज होता है जनरल बुक में। जहां पे आपने बहुत सारी एंट्री की है और कुछ स्पेसिफिक एंट्री को आपको रेफरेंस देना है तो आप नंबर 1 या फिर एबीसी कुछ भी ऐसे रेफरेंस दे सकते हो। ओके, मैं बहुत जल्दी ही हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन लेजर अकाउंट, इसके ऊपर एक मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पे पूरा प्रैक्टिकल सिनेरियो में एक सम किया हुआ है जिसमें हम जनरल एंट्री भी सीखेंगे और साथ ही साथ किस तरह से उसको लेजर पोस्टिंग करना है वो भी सीखेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेजर फोलियो कॉलम यूज होता है। ओके, देन आता है डेबिट, देन आता है क्रेडिट। ओके, और एट द एंड आप डेबिट और क्रेडिट टोटल करते हो और एट द एंड जब भी आप टोटल करो तो दोनों क्रेडिट और डेबिट मैच होना कंपलसरी है। तो ये था आपका लेजर, सॉरी ये था आपका जनरल। देन बात करते हैं परफॉर्मा ऑफ लेजर। परफॉर्मा यानी कि बेसिक आउटलुक क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट किस हिसाब से होगा। तो लेजर 3 तरह के हो सकते हैं, आइदर सिंगल कॉलम, आइदर डबल कॉलम और आइदर ट्रिपल कॉलम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिंगल कॉलम लेजर यूज करते हैं। सबसे पहले डेट, देखो इसमें जो है डेबिट और क्रेडिट का बाइफर्केशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है और जो हमारा लेजर था, सॉरी ये हमारा जो जनरल था ये वर्टिकल फॉर्मेट में है। ठीक है, देखो डेबिट भी वर्टिकल, क्रेडिट भी वर्टिकल, लेकिन यहां पे हॉरिजॉन्टल है, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले डेट होगा, देन पर्टिकुलर्स होगा। जनरल में लेजर का रेफरेंस देने के लिए हम लेजर फोलियो यूज करते हैं, वैसे ही लेजर में जनरल का रेफरेंस देने के लिए हम जनरल फोलियो यूज करते हैं जिसको बोलते हैं J.F।
उसके बाद अमाउंट क्या होगी वो लिखेंगे, और उसी तरह से अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, देन जनरल फोलियो, एट द एंड अमाउंट। और ये दोनों एक डेट से लेके अमाउंट तक का कॉलम जो भी है टेबल है वो डेबिट के लिए है, और दूसरी साइड का जो डेट से लेके अमाउंट तक का कॉलम है जो टेबल है वो क्रेडिट के लिए है। ओके, ये मैं आपको सब बाद में बताऊंगा, जस्ट फॉर्मेटिंग देख लो कि किस तरह से होता है। डबल कॉलम हम कब यूज करते हैं, जब हम कैश और बैंक एक साथ में मेंटेन करते हैं, कैश एंड बैंक अकाउंट एक साथ मेंटेन करेंगे तब हम ये डबल कॉलम लेजर यूज करते हैं। और ट्रिपल कॉलम जब आप हायर स्टडीज करोगे, जैसे कि आप बीकॉम में हो, मास्टर्स में हो, कोई प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, तो जब भी आप उस वक्त पढ़ोगे तो हम बहुत सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट नहीं हो सकता, आइदर हम क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, पीस यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये था आपका लेजर। नेक्स्ट इज परफॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेटिंग कैसा है, तो कि ये है, जब भी आप लेजर बना लोगे, वेन एवर यू प्रिपेयर लेजर, देन एट द एंड यू विल गेट सम क्लोजिंग बैलेंस, और वही क्लोजिंग बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में लिखना है। ओके, और वही ट्रायल बैलेंस मैच होना कंपलसरी है। अगर मैच नहीं हुआ देन आपकी कहीं ना कहीं अकाउंटिंग में भूल है, यू आर रॉन्ग इन समवेयर व्हाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। देन आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च। आइदर आप अलग अलग भी बना सकते हो और कंबाइनली भी बना सकते हो। तो बस कंबाइनली बनाओगे तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च वॉट एवर इज द ईयर। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट एक तरह से नॉमिनल अकाउंट है। ओके, तो सबसे पहले डेबिट और उसके बाद क्रेडिट। डेबिट साइड हम हमारे कौन से ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, लास्ट ईयर हमने जो सामान नहीं बेचा था वो इस साल ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। फिर हमने क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस किए, मतलब परचेस क्या किया, डायरेक्ट वेजेस क्या किया है, पे किया है, उसके बाद कैरियज कितना पे किया है, ये सब आएगा। क्रेडिट साइड में कितना सेल्स किया है और कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है। क्लोजिंग स्टॉक यानी कि जो सामान इस साल नहीं बिका है जिसको हम अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और ये दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप ग्रॉस प्रॉफिट में लिख दोगे। अगर आपका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट कम है, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपका डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा। ठीक है, और वही जो प्रॉफिट आया या लॉस आया उसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, देन ऊपर हमने किए थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम। सेल्स जो है हमारा डायरेक्ट इनकम में आता है, लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो हम उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस से लगे हुए एक्सपेंस जो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। जैसे कि एम्प्लॉय को सैलरी पे करना, कोई रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग करवाया, थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करवाया, स्टेशनरी परचेज किया, ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ, मुझे वहां जाना पड़ा, तो ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, वो हम डेबिट साइड लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। और जो इनडायरेक्ट इनकम है, जैसे कि मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैंने एफडी करवा दिया, तो एफडी का इंटरेस्ट मुझे आ रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इनकम हुआ। कहीं पे मैंने शेयर परचेस करके रखे थे तो उस शेयर में से मुझे डिविडेंड मिल रहा है, तो वो मेरी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। ठीक है, जो बिजनेस रिलेटेड इनकम नहीं है लेकिन इनकम हो रही है तो ये इनडायरेक्ट इनकम हुई। और वही अगेन प्लस माइनस करने के बाद जो भी आंसर आए उसको नेट प्रॉफिट में जाने दो। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, और डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो आपको नेट लॉस मिलेगा। और यही लॉस या फिर प्रॉफिट को हम कैपिटल अकाउंट में एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परफॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये फुल फ्लेज बैलेंस शीट नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, और कंपनीज के जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो वो वर्टिकल फॉर्मेट में होते हैं। उसके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, ये
पढ़ने लिखने के लिए, समझने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड हम नहीं लिखते, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च या फिर वॉट एवर डेट यू वांट टू राइट। ठीक है, कौन सी डेट पे क्या पोजीशन है कब बिजनेस का, उसके लिए हम बैलेंस शीट देखते हैं और इसीलिए हम एज ऑन लगाते हैं, फॉर द ईयर एंडेड नहीं लगाते, क्योंकि लेकिन ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। क्यों? ताकि बिकॉज हमको एट द एंड ऑफ द ईयर ही पता चलेगा कि हमने पूरे साल कितना कमाया है और पूरे साल कितना नहीं कमाया। लेकिन बैलेंस शीट हम पूरे साल में कभी भी देख सकते हैं हमारी बिजनेस पोजीशन को जानने के लिए। तो सबसे पहले लायबिलिटीज, देन असेट्स, इसका फॉर्मेटिंग अलग होता है। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट का झोल झाल नहीं चलता, यहाँ पे डायरेक्ट लायबिलिटी, हमारी उधारी कितनी है, हमारे पास एसेट्स कितने हैं, यहाँ की हमारे खुद के मिलकत कितनी है वो देखी जाती है। लायबिलिटी की बात करें तो शेयर होल्डर्स फंड या फिर प्रोप्राइटर्स फंड, जो भी बोलो, ठीक है। अगर कंपनी है तो आपने शेयर दिए होंगे तो शेयर होल्डर्स होंगे। अगर आप प्रोप्राइटर हो या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो आपका प्रोप्राइटरी कैपिटल होगा या फिर पार्टनर्स कैपिटल होगा। फिर आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी कि आपने बैंक में से कितना लोन लिया है या फिर आपने डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कितना लोन लिया है वो आप यहाँ पे लिखोगे। और आपकी करंट लायबिलिटी, यानी कि आपके प्रोविजंस कितने हैं, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आपके ओवरड्राफ्ट कितने हैं, तो ये सब करंट लायबिलिटी में आता है। एसेट्स की बात करें तो आपके पास फिक्स एसेट्स कितने, कितनी फर्नीचर है, कितने प्लांट एंड मशीनरी है, कितने आपके पास व्हीकल है, मोटर कार है, कंप्यूटर है, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब फिक्स एसेट्स में आते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट। भाई मेरे पास पैसा पड़ा हुआ था जो बिजनेस में ऐसे भी यूज नहीं हो रहा है तो मैंने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए, तो आपने वो इन्वेस्टमेंट में लिखना है। मैंने एबीसी लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखे हैं, कुछ शेयर परचेज किए, तो आप इन्वेस्टमेंट में लिखोगे शेयर्स ऑफ एबीसीडी लिमिटेड। करंट एसेट की बात करें तो मेरे पास कैश कितना है, मेरे पास बैंक बैलेंस कितना है, मेरे पास डेटर्स कितने हैं, मेरे और बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो ये सब करंट एसेट्स में आता है। ठीक है, इनका भी डिफरेंट डेफिनेशन है कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, सब हम हमारे नए चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग टर्म्स, हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, और ये जो हमारा चैप्टर था बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे खत्म होता है। मैंने ट्राई किया, आई हैव ट्राई माई बेस्ट टू कवर ऑल द स्मॉल पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। अब आपका काम शुरू होता है यहां से। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको अगेन एंड अगेन रिवाइज करना है। ठीक है, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ड्रॉप योर कमेंट, ओके, ड्रॉप योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। और हाँ, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।